हेलो बच्चों, हाउ यू ऑल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वेव प्रोपोगेशन। वेव नाम तो सुना होगा तुमने, बहुत कॉमन, दुनिया में भी वेव बार बार हमारे सामने आता है। तो वेव प्रोपोगेशन क्या है और क्या क्या हम इसमें बात करेंगे इन जनरल। पहले अगर मैं टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं तो वेव थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक वेव होता है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये टफ होता है। जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि पहली बात तो 11th में पढ़ाया जाता है ना। तो जब बच्चा 11th तो 12th का कोर्स लेता है तो वो 11th में वेव रहता है, और 11th में भी वेव जनरली लास्ट 11th खत्म होने वाला होता है तब वेव जनरली पढ़ाया जाता है, एसएचएम के बाद या एसएचएम हो चुका होता है उससे पहले। तो लास्ट जैसे कोटा की अगर मैं 11th क्लास के बच्चों की बात करूं तो बिल्कुल आखिरी में वेव पढ़ाया जाता है। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा तेज फास्ट तरीके से कवर होता है वो टॉपिक, जिस वजह से थोड़ा सा टॉपिक अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पढ़ाया भी लास्ट में जाता है, इस वजह से और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर जब 12th में बच्चा आता है तो वेव का फिर पूरे 12th के सिलेबस में एज सच वेव का कोई बहुत ज़्यादा, वेव ऑप्टिक्स को छोड़ के बहुत ज़्यादा यूज़ वेव का नहीं होता है, जिस वजह से वो उतना रिवाइज भी नहीं हो पाता। मैकेनिक्स तो बार बार रिवाइज होती रहती है, जगह जगह पर उसकी चीज़ें आती हैं। तो वो चूंकि आउट है, थोड़ा सा मतलब लीक से हट का टॉपिक है, ऐसा होने की वजह से रिवीजन भी उसका नहीं हो पाता है। एंड और ये सारे रीजंस बन जाते हैं जिसकी वजह से वेव एक डिफिकल्ट टॉपिक बन जाता है। दो वेव काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा एक एवरेज बच्चे को कॉम्प्रिहेंड करने में मुश्किल है। ऐसे जो भी टॉपिक होते हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट को समझने में और कॉम्प्रिहेंड करने में मुश्किल होते हैं, आईआईटी उन पर आसान क्वेश्चंस पूछती है। हेंस वेव पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर चूंकि वो बहुत अच्छे से समझा नहीं है स्टूडेंट ने, इस वजह से उसको वो डिफिकल्ट लगता है, मतलब उसको नाम से ही डर लगता है, ऐसा ऐसा सिचुएशन है। अब सोचो कि अगर कोई टॉपिक नाम से ही डर लगता हो तो उस पर कुछ भी मैं पूछ लूँ आपसे या किसी भी स्टूडेंट से मैं कुछ भी पूछूं तो उसको मुश्किल ही हो जाएगा जवाब देने में। ठीक है जी। तो वो जो बैगेज है इसका, उसको अगर हम हटा के और बिल्कुल एक इनोसेंट तरीके से अगर हम इस टॉपिक को देखें तो ये बहुत आसान है, इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और बहुत ही लिमिटेड है। इसका जो सिलेबस है, जो चीजें हमें इसमें पढ़नी है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, और जो क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं वो बहुत ही थोड़े से एरियाज हैं जहां से रिपीटेड नेचर के क्वेश्चंस बनते हैं। तो बड़े ही रिपीटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। दैट मीन्स थोड़े बहुत क्वेश्चन भी, दैट मीन्स अगर आप 150 क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, केवल पुराने आए हुए आईटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं, शीट कर लेते हैं, होमवर्क कर लेते हैं, केवल इतना काम कर लेते हैं, तो अब ऐसा हो नहीं सकता है कि वेव का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ना हो। ये बिल्कुल असंभव बात है, इम्पॉसिबल है कि वेव का क्वेश्चन आपसे ना हो एग्जाम में, राइट। तो उस तरीके से हम इसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत अच्छे से खुले दिमाग से, ठंडे दिमाग से इसको समझना है। मैं अगेन बहुत धीरे धीरे लेकर चलूंगा आपको, एक एक चीज को बारीकी से रखूंगा, पर आपको उसको ढंग से समझना है। और हो सकता है आपको कई बार उसको रिवाइज करने की जरूरत पड़े, तो आप वीडियोस को बार बार भी देखकर उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, तो आइए इसको शुरू करते हैं। वेव प्रोपोगेशन का क्या मतलब है? प्रोपोगेशन का ऑब्वियसली मतलब है चलना, जाना, प्रोपोगेट करना। तो वेव प्रोपोगेशन शब्द से क्या मतलब है? वेव भला क्या है, वेव चीज क्या है ना? वेव चीज क्या है? मान लेते हैं मैं समुद्र के किनारे खड़ा हूं और मुझे लहरें आती हुई दिखाई दे रही हैं, है ना भी, तो हम कहते हैं कि वाटर वेव्स बन रही हैं। या मान लेते हैं आंधी तूफान चल रहा है तो हम कहते हैं ना भाई आंधी आ रही है, तो वो भी एक तरह का वेव का एग्जाम्पल है। तो वेव है क्या भला, वेव चीज क्या है? तो वेव एक ऐसा फेनोमेना है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जी और मोमेंटम को। तो वेव इज बेसिकली प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम इन स्पेस। अगर सिंपलेस्ट भाषा में कोई मुझसे पूछे कि वेव क्या है, तो मैं आपको जो जवाब दूंगा वो ये दूंगा कि इट इज बेसिकली प्रोपोगेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन स्पेस लोकेशन टू द अदर। तो वन स्पेस लोकेशन टू द अदर, एक स्पेस लोकेशन से दूसरी स्पेस लोकेशन तक एनर्जी और मोमेंटम का जो ट्रांसफर है वो वेव मोशन या वेव प्रोपोगेशन है। तो इट इज बेसिकली transfer of, it is basically transfer of energy, transfer of energy and momentum, transfer of energy and momentum from one location to other, from one location to other। अगर आप मुझसे आर्ग्यू करोगे सर अगर ऐसा है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर, यही अगर वेव है, तो मैं काम करता हूँ, एक बॉल लेता हूँ, बॉल को फेंक देता हूँ। बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी भी है, बॉल का मास भी है, बॉल के पास वेलोसिटी भी है। हेंस मैंने बॉल को फेंका, सामने किसी ने बॉल को कैच कर लिया, हेंस उसने बॉल को जो कैच किया तो उसको मोमेंटम भी रिसीव हुआ और एनर्जी भी रिसीव हुई। तो ये भी एक फेनोमेना है जिसमें एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह और मोमेंटम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। तो क्या ये वेव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल हुआ? क्या ये वेव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल नहीं हुआ, क्योंकि transfer of energy and momentum from one location to the other without
विदाउट एनी बल्क मूवमेंट, विदाउट एनी बल्क मूवमेंट, कोई बल्क मूवमेंट ना हो, विदाउट एनी बल्क मूवमेंट, बिना किसी बल्क मूवमेंट के एनर्जी और मोमेंटम का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना इज वेव प्रोपगेशन। हम एक दो एग्जांपल देके इस बात को समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक किताब है और मैं सपोज एक क्लास ले रहा हूं और मैं चाहता हूं कि वो जो बुक है वो लास्ट बेंच वाले बच्चे तक पहुंचे। तो तरीका नंबर 1 ये है कि मैं सबसे आगे जो बच्चा बैठा है उसको उठाता हूं, उसको बोलता हूं कि ये किताब तुम आखिरी वाले बच्चे को जाकर दो। वो जाता है, चलकर जाता है और किताब लास्ट वाले स्टूडेंट को दे देता है। दिस इज वन वे ऑफ ट्रांसफरिंग दैट बुक फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। दिस इज वन वे। एंड द सेकंड वे इज कि मैं उस बच्चे को बुक देता हूं और कहता हूं कि उसको पीछे पास करते जाओ। तो वो किताब लेता है, अपने पीछे वाले को ट्रांसफर कर देता है, वो अपने पीछे वाले को, वो अपने पीछे वाले को, वो अपने पीछे वाले को, और करते करते वो जो किताब है वो लास्ट बेंच वाले बच्चे तक पहुंच जाती है। क्या जो सेकंड वाला फिनोमेना है, क्या इसमें कोई बल्क मूवमेंट नहीं हो रहा है? जो फर्स्ट वाला फिनोमेना है उसमें बल्क मूवमेंट हो रहा है। उसमें एक बच्चा जा रहा है, उठ के किताब लेकर जा रहा है और एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है। या जो मैंने बॉल का एग्जाम्पल दिया उसमें बॉल एनर्जी और मोमेंटम लेकर जा रही है, तो उसमें एक बल्क मूवमेंट इन्वॉल्व है, राइट? तो ऐसा एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर जिसमें बल्क मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, वेव प्रोपोगेशन कहलाता है। दैट मींस ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, जिसका सबसे ज्यादा खूबसूरत एग्जांपल है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स, मैं अगर आपसे बोल रहा हूं, या मान लेते हैं अगर आप सामने बैठे हो तो मैं आपसे बोल रहा हूं, तो मैं जो बोल रहा हूं तो मेरा जो बोलने का जो वोकल कॉर्ड्स है, जो ऑर्गन सिस्टम है, वो वाइब्रेशंस पैदा कर रहा है और वो वाइब्रेशंस एयर मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं। एयर का कोई बल्क मूवमेंट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि मेरे बोलने से आंधी चल रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। हवा इस कमरे में रुकी हुई है और उस रुकी हुई हवा में दैट मींस एयर मॉलिक्यूल बल्क में मूव नहीं कर रहे हैं, केवल एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। या समुद्र के किनारे हम खड़े हैं, लहरें बह रही हैं, लहरें आ रही हैं, तो बहता हुआ तो हमें दिख रहा है कि लहरें आ रही हैं, पर जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है वो तो उतना का उतना ही है, राइट? दैट मींस क्या हो रहा है, एक तरह का सिंक्रोनस मूवमेंट हो रहा है और उस सिंक्रोनस मूवमेंट से ऐसा लग रहा है कि कोई चीज चल रही है। जिसका और एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है वो जो एलईडी लाइट्स वगैरह नहीं होती हैं, दिवाली वगैरह पे लगती है, जिसमें लाइट चलती हुई दिखाई देती है, होती है ना एलईडी लाइट्स, जिसमें कई सारे बल्ब लगे हुए हैं। अब उनका सिंक्रोनस ऑन ऑफ है ना? पहला बल्ब ऑन हुआ, फिर जब वो ऑफ हुआ तो दूसरा बल्ब ऑन हुआ, दूसरा बल्ब जब ऑफ हुआ तो तीसरा बल्ब ऑन हुआ। ये अगर एकदम 100% सिंक्रोनाइज कर दूं मैं, तो क्या आपको लाइट ऐसे चलती हुई दिखाई देगी, कि आपको ऐसे मूवमेंट कुछ दिखाई देगा, जबकि सब बल्ब अपनी अपनी जगह पर स्टेशनरी है। ऐसा नहीं कि कोई बल्ब चल रहा हो जो रोशनी लेकर जा रहा हो, ऐसा नहीं है। पर सिंक्रोनस ऑन ऑफ से क्या हमें अपीयर हो सकता है कि कोई चीज चल रही है। बिल्कुल, ये वेव प्रोपोगेशन है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे और उनका सिंक्रोनाइजेशन इन्वॉल्व होगा, तो इस वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? करेक्ट है। हेंस इस प्रकार से एनर्जी और मोमेंटम का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना जिसमें बल्क मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं हो, वेव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल बनेगा। ये वेव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल बनेगा, जिसको हम कई सारे अपने लाइफ से संबंधित एग्जाम्पल से लेकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि खचाखच स्टेडियम है, ऐसे इमेजिन करो, पूरा भरा हुआ एक स्टेडियम है, पूरा सब तरफ भरा हुआ है और बीच में एक पाथवे है ना, बीच में जाने का रास्ता है। मान लेते हैं क्रिकेट मैच होने वाला है और मान लेते हैं कोई सेलिब्रिटी, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर या इस तरह का कोई भी सेलिब्रिटी उस बीच वाले पाथवे में से चलकर जाता है, ठीक है जी। और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जैसे वो चलकर जाता है तो इधर उधर जो ऑडियंस बैठी हुई है उठ जाती है, खड़ी हो जाती है ना, चिल्लाने लगती है। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है वो बैठती जाती है, आगे वाले लोग उठते जाते हैं, राइट? करेक्ट है। इमेजिन करो इस तरह का सिचुएशन इमेजिन करो। अब इमेजिन करो एक ऊपर ड्रोन है और ड्रोन इस पूरे मूवमेंट को देख रहा है। तो ड्रोन जो देखेगा, पता है वो क्या होगा? ड्रोन को क्या दिखाई देगा? ड्रोन को एक लहर जैसी, एक वेव जैसी दिखाई देगी जो आगे प्रोपोगेट कर रही है। जैसे जैसे वो सेलिब्रिटी, जैसे जैसे वो प्लेयर आगे बढ़ रहा है, उसके साथ साथ एक वेव जैसी चीज है जो आगे बढ़ रही है, जबकि हर आदमी केवल अपनी जगह पर खड़ा हुआ और बैठा, बस इतना ही हुआ। मैं अगर एक सेलिब्रिटी हूं तो ये लोग सब खड़े हुए है ना, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा ये लोग बैठ गए और आगे वाले लोग खड़े हुए और फिर वो बैठ गए, फिर उनके आगे वाले लोग खड़े हुए। इस तरह का सिंक्रोनस अगर मूवमेंट हो जाए, और अब अगर हम ऊपर से देखें, है ना, थोड़ा ऊपर से देखें, तो हमें एक लहर जैसी चीज चलती हुई दिखाई देगी, उसको हम बोल रहे हैं वेव। तो कुछ चलता हुआ निश्चित रूप से दिखाई देगा, जैसे पानी सरफेस पर, वाटर सरफेस पर हमें चलता हुआ दिखाई देता है। पर हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि एक कॉर्क का पीस डाल दें पानी में तो कॉर्क का पीस केवल अपनी जगह पर ऊपर नीचे मूव कर रहा है। कॉर्क का पीस इज नॉट मूविंग parallel to the surface of water, it is moving perpendicular to the surface of water, which means water is moving या water molecules are moving perpendicular to the surface of water। पर फिर भी कुछ है जो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो क्या है जो चल रहा है? वो है एनर्जी और मोमेंटम जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है और जो हमें चलता हुआ प्रतीत हो रहा है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सिंक्रोनस मूवमेंट ऑफ द मीडियम या सिंक्रोनस मूवमेंट की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, राइट? ये है हमारा वेव प्रोपोगेशन। तो सब कुछ को क्लब करें और ये सारे डिस्कशन को अगर मैं एक लाइन में रखना चाहूं तो वेव प्रोपोगेशन इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर विदाउट एनी बल्क मूवमेंट। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि एनर्जी को ट्रांसमिट करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक पार्टिकल को एनर्जी देके पार्टिकल जाए, कार
जा रही है अपने साथ अपनी मैकेनिकल एनर्जी लेकर जा रही है, दिस इज वन वे ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। और दूसरा प्रोपोगेशन का एनर्जी हो सकता है वेव प्रोपोगेशन है, दूसरा तरीका हो सकता है वेव प्रोपोगेशन। सन से एनर्जी अर्थ तक आ रही है, हम जानते हैं लाइट के फॉर्म में या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके फॉर्म में, तो वो भी एक तरह का वेव प्रोपोगेशन है। तो सन से अर्थ तक कोई बल्क मूवमेंट नहीं हो रहा है, पर एनर्जी स्टिल सन से अर्थ तक आ रही है। मैं जब बोल रहा हूं तो कोई बल्क मूवमेंट नहीं हो रहा है, पर साउंड फिर भी आपके कान तक जा रहा है और आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। पानी की सरफेस पर लहरें जब उठ रही हैं तो वाटर का कोई बल्क मूवमेंट ऐसा सच नहीं हो रहा है, पर फिर भी जो एनर्जी है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है और एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है। ऐसा खूबसूरत सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट एंड ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड इज योर वेव प्रोपोगेशन, इज वेव प्रोपोगेशन। ये वेव की कहानी है, ठीक है जी। धीरे 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 हमने जाना कि वेव क्या है, धीरे 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 सब चीजों को सीखा और जाना। अब हम जरूर ऐसा कह सकते हैं कि जब वेव किसी वेव को तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वेव को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है ना। वेव जब चलेगी तो उसको कोई मीडियम चाहिए, राइट। तो हम शुरू में ऐसा ही समझते थे कि वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए ही चाहिए। अच्छा जी, एक क्वेश्चन था कि लाइट क्या है, और ये बहुत सालों तक, करीब 200 सालों तक ये क्वेश्चन अलग अलग लोगों ने इसका अलग अलग जवाब दिया। लाइट क्या है? कुछ लोगों ने बोला लाइट वेव है। तो फिर एक क्वेश्चन उठा कि लाइट अगर वेव है तो वो कौन सा मीडियम है जिसमें लाइट चलती है? इसका कोई बहुत सेटिस्फैक्टरी जवाब हमें नहीं मिला। फिर लेटर ऑन मैक्सवेल ने हमें समझाया कि लाइट एक डिफरेंट काइंड ऑफ वेव है, जिसको अब हमने एक नाम दिया नॉन मैकेनिकल वेव। इस बेसिस पर वेव को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल वेव्स वो हैं जिनको मीडियम की जरूरत ही नहीं है, जो बिना मीडियम के चलती हैं। मैकेनिकल वेव्स वो हैं जिनको मीडियम की आवश्यकता है। जैसे फॉर एग्जांपल साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव, स्ट्रिंग वेव इज आल्सो अ मैकेनिकल वेव, वाटर वेव्स या रिपल्स जो पानी की सरफेस पर बनते हैं दैट इज आल्सो अ मैकेनिकल वेव, बट लाइट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव। इस बेसिस पर हमने कैटेगराइजेशन किया, वेव का कैटेगराइजेशन किया, सो दैट हम उसको समझ सके। तो डिफरेंट तरीके से हम वेव का कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, जिसमें से एक तरीका है रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। तो मीडियम की कितनी आवश्यकता है, मीडियम की आवश्यकता है भी या नहीं, इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि वेव को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव्स का एक और नाम भी है, मैकेनिकल वेव्स को इलास्टिक वेव्स भी बोलते हैं। मैकेनिकल वेव्स और इलास्टिक वेव्स, इसको इलास्टिक वेव्स भी बोलते हैं। मैकेनिकल वेव्स और इलास्टिक वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स और नॉन इलास्टिक वेव्स। इस चैप्टर में हम, या वेव जो यूनिट है हमारा, इसमें हम बेसिकली मैकेनिकल वेव्स पर बात करेंगे। नॉन मैकेनिकल वेव्स वैसे बहुत ज्यादा डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक छोटा सा टॉपिक है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हम थोड़ा बहुत नॉन मैकेनिकल वेव को समझते हैं। बहुत ज्यादा हमारे सिलेबस में नॉन मैकेनिकल वेव नहीं है। और नॉन मैकेनिकल वेव का एक ही एग्जाम्पल हमारे को जानने जैसा है, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो नॉन मैकेनिकल वेव के जो एग्जाम्पल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Electromagnetic waves are non-mechanical waves. Electromagnetic waves are non-mechanical waves. Whereas mechanical waves के बहुत सारे examples हैं, mechanical waves के बहुत सारे example हैं, जिसमें हमारे लिए जो important example है वो है sound wave, sound waves, string waves, sound wave, string waves, है ना भी। सेस्मिक वेव्स, जो अर्थक्वेक जब आता है तो उसमें जो वेव उठती हैं उसको सेस्मिक वेव्स बोलते हैं। सेस्मिक वेव्स, ये बस नाम हमें पता होना चाहिए, सेस्मिक वेव्स क्या होती हैं, है ना। और वाटर सरफेस पर वाटर वेव्स जो बनती हैं वो भी मैकेनिकल वेव्स हैं। वाटर वेव्स जिनको बोलते हैं, या रिपल आप जिनको बोल सकते हैं, वो भी मैकेनिकल वेव है, जिसमें से साउंड वेव और स्ट्रिंग वेव, ये दो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इन दो को डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है जी। तो ऐसा है। तो मैकेनिकल वेव क्या है? मैकेनिकल वेव जो वो हैं जिनको मीडियम चाहिए। तो मैकेनिकल वेव्स वो हैं जिनको मीडियम चाहिए, है ना। तो मैकेनिकल वेव्स, इनको मीडियम चाहिए, रिक्वायर्स मीडियम, रिक्वायर्स मीडियम, रिक्वायर्स मीडियम। जबकि नॉन मैकेनिकल वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, डू नॉट रिक्वायर मीडियम। और कुछ हद तक ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉन मैकेनिकल वेव जिसका एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या लाइट भी कह सकते हो, और हीट वेव्स भी कह सकते हो, इंफ्रारेड रेज भी कह सकते हो, इंफ्रारेड रेडियो वेव्स भी बोल सकते हो। ये सब रेडियो वेव्स, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। लाइट, infrared rays, heat waves, radio waves, these are all electromagnetic waves,
है ना भी। माइक्रोवेव्स जो आपका जो माइक्रोवेव होता है घर में, उसमें जो वेव बनती है माइक्रोवेव, दे आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो दीज ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। कुछ हद तक हम ऐसा समझ सकते हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें जो एनर्जी है वो एक छोटे से बंडल में होती है जिसको फोटोन बोलते हैं, और वो फोटोन एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोपोगेट करता है, वो फोटोन एनर्जी को लेकर जाता है। हेंस नॉन मैकेनिकल वेव को मीडियम के साथ एनर्जी शेयर करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद एक एनर्जी बंडल के रूप में उसमें एनर्जी है और वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। ये सब बातें बड़ी मेहनत से पता चली है, आइंस्टीन भाई साहब ने भी इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है ना भाई। तो ये तो मैं आपको केवल एक सार समरी बता रहा हूं, पर बहुत सारे सालों की मेहनत के बाद हमें धीरे धीरे ये पता चला। जबकि मैकेनिकल वेव में ऐसा फोटोन वोटोन जैसा कुछ भी नहीं है, तो मैकेनिकल वेव्स प्योरली वेव की तरह प्रोपोगेट करती हैं, एनर्जी शेयर करके प्रोपोगेट करते हैं। जबकि नॉन मैकेनिकल वेव में जो एनर्जी है वो एक यूनिट, एक बंद डब्बे जैसा है, और वो एनर्जी वो जो बंद डब्बा है, फोटोन है, वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाता है। ठीक है जी। चूंकि मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए, या मैकेनिकल वेव मीडियम में बनती है या मीडियम में चलती हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि क्लास में हैं हम लोग और सब बच्चे लाइन से ऐसे बैठे हुए, मैंने फर्स्ट बच्चे को बुक दिया, उसने सेकंड को ट्रांसफर किया, उसने थर्ड को, उसने फोर्थ को, उसने फिफ्थ को, ऐसा है ना। तो मैकेनिकल वेव चूंकि मीडियम में चलती हैं, तो मीडियम की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तभी उसमें मैकेनिकल वेव चल सकती है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? पहला, मीडियम एनर्जी ले सके। ऐसा तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए, मीडियम एनर्जी लेना। पहला बच्चा किताब ही लेने को तैयार नहीं हो रहा है कि साहब मैं तो ले ही नहीं रहा, तो फिर ये मैं कैसे बुक को लास्ट बच्चे तक कैसे पहुंचाऊंगा? तो फर्स्ट जो बच्चा है जिसको मैं एनर्जी दे रहा हूं, जिसको मैं बुक दे रहा हूं, वो बुक ले तो सही पहले। हेंस मीडियम एनर्जी ले सके, ये प्रॉपर्टी मीडियम के पास होनी चाहिए। और एनर्जी चूंकि मूलतः है फंडामेंटली काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, और काइनेटिक एनर्जी वही ले सकता है जिसके पास मास हो। हेंस मीडियम के पास मास होना चाहिए, और मास का दूसरा एक्सप्रेशन, दूसरा अच्छा शब्द है इनर्शिया। हेंस मीडियम की जो प्रॉपर्टीज है मैकेनिकल वेव को चलने के लिए, मीडियम की जो प्रॉपर्टीज है, मीडियम प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करें, मीडियम प्रॉपर्टीज, तो मीडियम के पास इनर्शिया होना चाहिए, क्योंकि अगर इनर्शिया नहीं हुआ तो वो एनर्जी लेगा ही कैसे, है ना। तो मीडियम प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, मीडियम के पास इनर्शिया होना चाहिए, मीडियम के पास इनर्शिया होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपको ये प्रोपोगेशन लगातार कराना है, ऐसा नहीं कि बस एक बार प्रोपोगेशन कराना है। वेव है तो एनर्जी लगातार प्रोपोगेट हो रही है, हेंस जो मीडियम पार्टिकल्स हैं उनको लगातार एनर्जी को शेयर करते रहना है, मतलब एनर्जी लेना है देना है, लेना है देना है, लेना है देना है ना। हेंस लगातार चूंकि ये काम करना है, तो क्या इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। हेंस दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इलास्टिसिटी। मीडियम प्रॉपर्टीज में जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं जिनसे मैकेनिकल वेव किसी मीडियम में चलेगी, वो है इनर्शिया और इलास्टिसिटी। मीडियम की इनर्शिया और मीडियम की इलास्टिसिटी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? करेक्ट है। कोई भी वेव हो, चाहे मैकेनिकल हो चाहे नॉन मैकेनिकल हो, कोई भी वेव हो, वो एक इक्वेशन को फॉलो करती है जिसको हम डिराइव भी करेंगे बाद में, जो कि तुम बहुत अच्छे से जानते भी हो, अभी मैं केवल उसको लिख रहा हूं। कोई भी वेव हो, चाहे मैकेनिकल चाहे नॉन मैकेनिकल, वो एक इक्वेशन को फॉलो करती है, v इज इक्वल टू n लैम्डा, where v is wave velocity, n is frequency, lambda is wavelength। इन शब्दों का जो भी आप मतलब समझते हो अभी हम उससे काम चलाएंगे, फिर हम धीरे धीरे इनके जो टेक्निकल एक्चुअल डेफिनेशंस हैं उस पर भी आएंगे, वो अभी एकदम से नहीं मैं समझा सकता। हेंस वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच जो संबंध है वो v इक्वल टू n लैम्डा का संबंध है। हेंस हर वेव की अपनी एक वेव वेलोसिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैक्यूम में वेलोसिटी है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, चाहे लाइट हो, चाहे इंफ्रारेड, चाहे रेडियो वेव, चाहे फलाना, चाहे ढिकाना, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, वो वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। आर यू विद मी? तो हर वेव की अपनी एक वेलोसिटी होती है। चूंकि मैकेनिकल वेव मीडियम पर चलती हैं, तो मैकेनिकल वेव की जो वेलोसिटी है वो मीडियम प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बोल रहा हूं तो मेरे बोलने से साउंड वेव पैदा हो रही है, पर वो साउंड वेव किस वेलोसिटी से चलेगी ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट है, मीडियम का इनर्शिया और मीडियम की इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। सोच के देखो, मैं जल्दी जल्दी बोलूं या धीरे धीरे बोलूं, दोनों परिस्थिति में साउंड वेव की वेलोसिटी, मतलब साउंड वेव किस वेलोसिटी से चलेगी, ये मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट है। भाई सोर्स क्या करता है, मैं अगर सोर्स हूं तो सोर्स क्या करता है, सोर्स मीडियम को डिस्टर्ब करता है। जैसे मैंने बुक फर्स्ट बच्चे को दी, मैं सोर्स था, मैंने किताब फर्स्ट बच्चे को दी, तो सोर्स ने मीडियम को डिस्टर्ब किया। अब ये डिस्टर्बेंस मीडियम में कैसे चलेगा, ये तो मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट होगा ना। मीडियम की इलास्टिसिटी कैसी है, मीडियम का इनर्शिया कैसा है। हेंस जो वेव वेलोसिटी है, मैकेनिकल वेव की जो वेव वेलोसिटी है, वो मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट होती है, उसका सोर्स से कोई लेने देना नहीं होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप एक 1000 वाट का बल्ब जलाएं या आप एक 2 वाट का बल्ब जलाएं, दोनों से जो लाइट निकलेगी उसकी स्पीड सेम होगी, केवल नंबर ऑफ फोटॉन्स का अंतर होगा। जो 1000 वाट का बल्ब है उससे ज्यादा फोटॉन्स निकलेंगे
जो 2 वाट का बल्ब है उससे कम फोटॉन्स निकलेंगे, पर ऐसा नहीं है कि 1000 वाट के बल्ब से ज्यादा तेज फोटोन चलेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, राइट? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वेव वेलोसिटी है वो सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं है, है ना भाई? तो यहीं पर समझ लेते हैं कि वेव वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स। वेव वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट, वेव वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स। एक बात जो कि अपने दिमाग में यहीं पर बिठा लें, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ही बिठा लें, वेव वेलोसिटी, क्योंकि वेव वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। वेव वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स। और दूसरी बात, मैकेनिकल वेव्स की जो वेव वेलोसिटी है ना, दूसरी बात, वेव वेलोसिटी ऑफ मैकेनिकल वेव्स, वेव वेलोसिटी ऑफ मैकेनिकल वेव्स, wave velocity of mechanical waves is only dependent on medium properties. Wave velocity of mechanical waves is only dependent on medium properties, is only dependent on medium properties. और दो ही एग्जाम्पल हैं जो हमें पढ़ने हैं, साउंड वेव और स्ट्रिंग वेव। मैं दोनों साउंड वेव और स्ट्रिंग वेव की वेलोसिटी के फॉर्मूले लिख रहा हूं जिसको हम डिराइव करेंगे बाद में। तो साउंड वेव की जो स्ट्रिंग वेव की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव, है ना, वेव की वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो है अंडर रूट ऑफ टेंशन टी डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ म्यू, टेंशन टी डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ म्यू। तो टेंशन टी इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग elasticity and mu, mass per unit length, is basically representing inertia. Similarly sound wave की जो velocity है, velocity of sound wave की जो velocity है, that is given by gamma into p divided by rho. gamma adiabatic constant है, p प्रेशर है और rho डेंसिटी है। अगेन गामा इंटू पी एक्चुअली बल्क मॉडुलस होता है, इलास्टिसिटी होता है, और rho डेंसिटी एक्चुअली इनर्शिया। हेंस हम इन जनरल ये कह सकते हैं कि मैकेनिकल वेव की जो वेव वेलोसिटी है, मैकेनिकल वेव की जो वेव वेलोसिटी है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी बाय इनर्शिया। जो भी उस इलास्टिसिटी का मेजर हो, इन जनरल हम ऐसा कह सकते हैं कि मैकेनिकल वेव की वेव वेलोसिटी कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय इनर्शिया। हेंस इनर्शिया जितना ज्यादा, वेव वेलोसिटी उतनी कम, इलास्टिसिटी जितनी ज्यादा, वेव वेलोसिटी उतनी ज्यादा। समझ में भी आती है बात? इनर्शिया जितना ज्यादा होगा, वेव वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि इनर्शिया एनर्जी लेने की, ग्रहण कर सकने की कैपेसिटी है, पर एनर्जी जो प्रोपोगेट होगी, आगे जो प्रोपोगेट होगी, ऑब्वियसली जो लाइट मीडियम होगा वो एनर्जी को तेज प्रोपोगेट करा पाएगा। ठीक है जी। तो अभी तक हमने क्या बात करी? अभी तक हमने बात करी कि वेव्स दो प्रकार की हैं, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल का एक ही एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और नॉन मैकेनिकल अभी हमें इस यूनिट में नहीं पढ़नी है, वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग यूनिट है पूरा ही, जो 12th में जनरली होता है या 12th के सिलेबस में आता है, तब हम उस पर बात करते हैं। तो हम इस चैप्टर में बेसिकली मैकेनिकल वेव पर बात करेंगे। मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए ही चाहिए, विदाउट मीडियम मैकेनिकल वेव नहीं चलेंगी। बचपन में हमने डायग्राम देखा है कि एक ऐसा एक जार है ना, एक ऐसा ग्लास का जार बनाया और उसके अंदर एक बेल, इलेक्ट्रिक बेल लगा दी और वैक्यूम से धीरे धीरे इस एयर को बाहर खींचा। ठीक है, तो जब अंदर में एयर भरी हुई थी और मैंने इलेक्ट्रिक बेल ऑन करी तो मुझे आवाज सुनाई दे रही है, पर जैसे जैसे वैक्यूम से हवा खींचते गए बाहर, है ना, उस बेल की जो आवाज है वो कम होती गई। और अगर पूरी तरह से वैक्यूम कर दोगे अंदर तो बेल बजती हुई दिखाई तो देगी, गोंग ऐसे ऐसे टकराता हुआ दिखाई तो देगा, पर आवाज नहीं आएगी उसकी। क्यों हुआ ऐसा? साउंड वेव को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम चाहिए। तो मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए ही चाहिए, और मैकेनिकल वेव्स को वो जो मीडियम है उसकी दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनका इस्तेमाल करके वेव चलती है, इनर्शिया और इलास्टिसिटी। इनर्शिया और इलास्टिसिटी। और जो आखिरी बात मैंने बताई और वो ये कि वेव वेलोसिटी, किसी भी मैकेनिकल वेव की वेव वेलोसिटी इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी बाय इनर्शिया, जिसके दो एग्जांपल हैं हमारे पास। दो ही चीजें हमें पढ़नी है, स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव, जिनके लिए वेव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन रहा ये। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? करेक्ट है? ठीक है जी। तो दिस इज वन व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। ठीक, और जैसा कि मैंने कहा कि हम केवल मैकेनिकल वेव्स की ही बात करेंगे। अब अगर मैं मैकेनिकल वेव्स की ही आपसे और फर्दर चर्चा करूं, मैकेनिकल वेव्स, तो डेफिनेटली मैकेनिकल वेव्स जब चलेंगी, है ना, तो मीडियम में चलेंगी, और जब मीडियम में चलेंगी तो मीडियम को करेंगे डिस्टर्ब। मैकेनिकल वेव जब चलेंगी तो मीडियम को डिस्टर्ब करेंगी टेम्पररली, मतलब हर पार्टिकल अपनी अपनी जगह पर ऑसिलेट करेगा। जैसा भी एग्जांपल दिया, बच्चे बुक को ट्रांसफर करेंगे तो डिस्टर्ब हुए ना, टेम्पररली डिस्टर्ब हुए।
तो जब मैकेनिकल वेव मीडियम में चलेगी तो मीडियम पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे। वो मीडियम पार्टिकल किस डायरेक्शन में डिस्टर्ब हो रहे हैं उसके बेसिस पर मैकेनिकल वेव को दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव। बचपन में कैटेगराइजेशन पढ़ा है आपने बहुत अच्छे से। तो मैकेनिकल वेव्स को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स शब्द का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर और लॉन्गिट्यूडनल शब्द का मतलब ही होता है लेंथ के अलोंग। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ के अलोंग। तो क्लियरली बात समझ में आ रही है कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही है, अगर उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मीडियम पार्टिकल का डिस्टर्बेंस हुआ तो वेव कहलाएगी ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव क्या है? ट्रांसवर्स वेव वो है जिसमें मीडियम पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्टर्ब होते हैं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन डिस्टर्बेंस, परपेंडिकुलर डायरेक्शन डिस्टर्बेंस। मीडियम पार्टिकल वेव प्रोपोगेशन के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर डिस्टर्ब हो तो वो ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। और अगर मीडियम पार्टिकल जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही है उसी डायरेक्शन में डिस्टर्ब हो, सेम डायरेक्शन डिस्टर्बेंस, सेम डायरेक्शन, तो लॉन्गिट्यूडनल कहलाती है। सेम डायरेक्शन डिस्टर्बेंस तो वेव लॉन्गिट्यूडनल कहलाती है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? करेक्ट है। तो ट्रांसवर्स वेव में मीडियम पार्टिकल का डिस्टर्बेंस वेव प्रोपोगेशन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वेव तो प्रोपोगेट कर रही है एक्स डायरेक्शन में, मीडियम पार्टिकल का डिस्टर्बेंस या तो वाई में होगा या जेड में होगा। वेरेज लॉन्गिट्यूडनल वेव में अगर वेव एक्स डायरेक्शन प्रोपोगेट कर रही है तो मीडियम पार्टिकल का भी डिस्टर्बेंस एक्स डायरेक्शन में ही होगा, है ना। तो ये दो हमारे एग्जाम्पल हुए या दो कैटेगराइजेशन हुए मैकेनिकल वेव्स के, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स। इन दोनों कैटेगराइजेशन के केवल एक एक एग्जाम्पल हमें पढ़ने हैं, केवल एक एक एग्जाम्पल हमें पढ़ने हैं। तो ट्रांसवर्स वेव का जो एग्जाम्पल हमें पढ़ना है वो है स्ट्रिंग वेव, जिसको हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग वेव, तो स्ट्रिंग वेव मतलब रस्सी पर जो वेव बनती है, स्ट्रिंग वेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे दैट इज साउंड वेव। तीसरी कोई बात आपसे डिटेल में नहीं होगी, है ना। ऐसे शब्दों में तो हो सकती है पर कोई टेक्निकल डिटेल में इक्वेशन लिखो, क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करो, ये सब कोई बात है। इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे वेव यूनिट में केवल दो ही हिस्से हैं या दो ही चीजों को पढ़ना है, स्ट्रिंग वेव सो दैट आप ट्रांसवर्स वेव समझ पाए और साउंड वेव सो दैट आप लॉन्गिट्यूडनल वेव समझ पाए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हम स्ट्रिंग वेव से शुरू करेंगे, स्ट्रिंग वेव को समझेंगे, स्ट्रिंग वेव को ज्यादा डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये ईजी है। लॉन्गिट्यूडनल वेव थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि वेव भी उधर ही जा रही है, पार्टिकल भी उधर ही डिस्टर्ब हो रहा है। हेंस इवन लॉन्गिट्यूडनल वेव की भी अंडरस्टैंडिंग हम स्ट्रिंग वेव से ही, दैट मींस ट्रांसवर्स वेव से ही निकालेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ हम डायग्राम भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि एक स्ट्रेट रस्सी है, ऐसे खींच रखी है मैंने, और अब अगर मैं उस अपने हाथ को ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हिलाऊं तो रस्सी में क्या एक तरह की वेव बनेगी। ये वेव ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल होगी, है ना। तो अगर एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग खिंची हुई रस्सी को डिस्टर्ब किया जाए ऐसे लगातार तो उसमें एक तरह का वेव फॉर्मेशन होगा जो कि ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल बनेगा। हेंस ये अगर स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग थी, जब इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं दिया गया था और ये वाला सिरा मैंने हाथ में पकड़ा और इसको ऐसे 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 अगर मैं वाइब्रेट करना शुरू कर दूं तो इसमें एक तरह की लहर जैसी बन जाएगी, एक तरह की इस तरह की शेप आ जाएगी जो कि वेव कहलाएगी। और ये बड़ी डायनेमिक सिचुएशन होगी। आर यू विद मी? ये बड़ी डायनेमिक सिचुएशन होगी। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी मोमेंट पर जब इसमें इस तरह की सांप जैसी शेप आ रही है, अगर मैं एक फोटोग्राफ खींच लूं तो वो फोटोग्राफ जो है वो फोटोग्राफ कुछ इस प्रकार का दिखाई दे सकता है। समझ रहे हो? ये एक डायनेमिक है। इमेजिन करना कि ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है ना। तो ये जो मैंने दिखा दिया है सांप जैसा, ये किसी मोमेंट पर स्ट्रिंग की शेप है ना। स्ट्रिंग लगातार ऐसे 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 वाइब्रेट कर रही है। ठीक, तो हुआ क्या? हुआ ये कि वो मीडियम पार्टिकल जो कि जब वेव नहीं चल रही थी, तो ये जो व्हाइट लाइन से मैंने दिखाए हैं स्ट्रिंग की जो सिचुएशन थी जब वेव नहीं चल रही थी, तो सब मीडियम पार्टिकल, सब स्ट्रिंग पार्टिकल अपनी अपनी जगह पर थे। अभी हाल फिलहाल वो कहां हो गए? कुछ ऊपर उठ गए, कुछ नीचे उठ गए। क्या आप देख रहे हैं? उनके डिस्टर्बेंसेस वेव प्रोपोगेशन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो कुछ पार्टिकल ऊपर उठ गए, कुछ पार्टिकल नीचे उठ गए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कोई पार्टिकल पहले रहा होगा, अब वो कहाँ है? अब वो यहाँ है। अब वो कहाँ है? अब वो यहाँ है। कहाँ डिस्प्लेस हो गया? इतना डिस्प्लेस हो गया। कोई पार्टिकल पहले यहाँ रहा होगा, अब वो कहाँ है? अब वो यहाँ आ गया है। किधर डिस्प्लेस हो गया? नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो गया। जैसे जैसे वेव चलती रहेगी ये पार्टिकल इसी मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा। आर यू विद मी? वेव प्रोपोगेशन का क्या डायरेक्शन है? वेव प्रोपोगेट हो रही है राइट डायरेक्शन में ऐसे। और मीडियम पार्टिकल कैसे कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? मीडियम पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करें। किसका एग्जांपल है? ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। छोटे क्लास में हमने डायग्राम भी देखे हैं। और दो शब्द है क्रेस्ट और ट्रफ, वो भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है क्रेस्ट, है ना। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कहलाता है क्रेस्ट और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये कहलाता है ट्रफ।
और कोई इनका ज्यादा यूज नहीं, बस नाम हमने पढ़ी छोटी क्लास में, क्रेस्ट और ट्रफ की कहानी। हम जानते हैं कि जो ट्रांसवर्स वेव है वो क्रेस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन उसमें होता है और क्रेस्ट और ट्रफ के थ्रू ही वो वेव प्रोपोगेट करती है। ठीक है भाई, तो ये फिर से समझ लें, ये जो पीछे व्हाइट लाइन दिखाई है ये क्या है, ये स्ट्रिंग है जब वेव नहीं चल रही थी तब, और जब वेव चली तो किसी मोमेंट पर मैंने एक स्नैपशॉट खींचा, उसको मैंने ऐसे सांप जैसी शेप में दिखाया है, जिसके थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूं कि डिफरेंट मीडियम पार्टिकल स्ट्रिंग के अब अपनी ओरिजिनल पोजीशन से या तो परपेंडिकुलरली ऊपर या तो परपेंडिकुलरली नीचे हो गए हैं। हेंस जो डिस्टर्बेंस हो रहा है मीडियम पार्टिकल का, दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ठीक, अब अगर अपन लॉन्गिट्यूडनल वेव को समझने की कोशिश करें तो मान लें, इमेजिन करें कि सपोज एक इस तरह का एक सिलेंडर है, इस तरह का एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में एयर, हवा भरी हुई थी या हवा थी, एयर थी, कुछ इस प्रकार से, है ना, और बिल्कुल परफेक्ट यूनिफॉर्म, सारे मॉलिक्यूल बराबर बराबर दूरी पर थे, एकदम परफेक्टली यूनिफॉर्म था, कहानी एकदम परफेक्टली यूनिफॉर्म थी, ऐसे ऐसे। ठीक, अच्छा जी, अब इमेजिन करो कि वो जो सिलेंडर, वो जो आपका सिलेंडर है, इस सिलेंडर में ये वाला जो सिरा है, इस सिरे पर मैंने एक तरह का पिस्टन लगा दिया है ऐसे, और इस पिस्टन को, ऐसा एक पिस्टन है, इस पिस्टन को मैं मान लेते हैं कि ऐसे 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 ऑसिलेट कराता हूं, इमेजिन करो, है ना भाई। तो इस पिस्टन को अगर आप ऐसे 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 ऑसिलेट कराएंगे तो क्या होगा, ये पिस्टन धक्का मारेगा एयर मॉलिक्यूल्स को, फिर पीछे जाएगा, फिर धक्का मारेगा, फिर पीछे जाएगा, फिर धक्का मुक्की का खेल चलेगा, जैसे एक लाइन में सब लोग खड़े हो और मैं धक्का मारा, है ना, अगले वाले को धक्का मारा, फिर पीछे खींचा, फिर धक्का मारा, फिर पीछे खींचा, फिर धक्का मारा, फिर पीछे खींचा, तो क्या होगा, ये डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट करेगा, ये डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट करेगा। तो ये डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट करेगा किस दिशा में, किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वेव क्या होगा, ये, और इंडिविजुअल पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में हो रहा है, वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। आर यू विद मी, करेक्ट है। हेंस कहीं तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, कहीं मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, जैसे यहां कहीं मॉलिक्यूल ऊपर उठ जाएंगे, कहीं नीचे गिर जाएंगे, ठीक ऐसे ही वहां भी कहीं तो पास पास आ जाएंगे। हेंस डेंसिटी अब कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो जब साउंड वेव चलेगी इस कॉलम में, एयर कॉलम में जब साउंड वेव चलेगी तो डेंसिटी अलग अलग जगह पर अलग अलग होगी, और अगर डेंसिटी अलग अलग जगह पर अलग अलग हो तो हम केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से जानते ही हैं कि P जोड़ो 1/3 रो V स्क्वायर होता है। हेंस डेंसिटी अगर वेरी करी तो प्रेशर भी वेरी करेगा, हेंस अंदर में एक तरह का प्रेशर वेरिएशन और डेंसिटी वेरिएशन आने लगेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, कहीं मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, कहीं मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे। हेंस रीजन ऑफ कंप्रेशन एंड रीजन ऑफ रेयर फ्रैक्शन जैसी कोई चीज यहां पैदा होगी, जैसे यहाँ क्रेस्ट और ट्रफ है, ऐसे यहाँ कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जैसी चीज, जहां मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे वो हो जाएगा कंप्रेशन, वहां कंप्रेस्ड स्टेट में होंगे, और जहां दूर दूर हो जाएंगे वो होगा रेयर फ्रैक्शन, वहां पर डेंसिटी कम हो जाएगी, कंप्रेशन जहां होगा वहां डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है जी, तो जैसे मॉलिक्यूल यहाँ ऊपर नीचे वाइब्रेट किए हैं, वैसे ही मॉलिक्यूल यहाँ भी इस तरीके से वाइब्रेट करके डिस्टर्बेंस को चलाएंगे। आर यू विद मी, करेक्ट है। तो जो रोल यहाँ क्रेस्ट और ट्रफ का है वैसा ही वहां कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का है। दी ओनली प्रॉब्लम इज इसका डायग्राम बनाना बड़ा मुश्किल है। कैसे बनाऊंगा इसका डायग्राम, है ना, इसका डायग्राम बनाना टफ है, जिस वजह से मैंने आपसे कहा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव की भी सारी अंडरस्टैंडिंग हम ट्रांसवर्स से ही निकाल लेते हैं, क्योंकि केवल डायरेक्शन का ही तो फर्क है, और तो कोई फर्क है नहीं, केवल डायरेक्शन का फर्क है, तो वो हम ट्रांसवर्स से ही उसको, हेंस हम ट्रांसवर्स को बहुत ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। सारी फंडामेंटल बात हम ट्रांसवर्स के लिए ही करेंगे और फिर उसको लॉन्गिट्यूडनल के लिए अप्लाई कर देंगे। क्या हम यहां तक समझ पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है भाई, करेक्ट है, समझ में आती है बात, ऐसा है। चलिए जी, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इतना तो आप समझ ही गए हैं कि जो सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल एग्जांपल हो सकता है वो हो सकता है स्ट्रिंग वेव। वेव को अगर मुझे समझना हो तो जब से सबसे आसान जो एग्जांपल हो सकता है वेव का वो स्ट्रिंग वेव है ना, क्योंकि स्ट्रिंग वेव में एक ही डायरेक्शन के अलोंग वेव प्रोपोगेशन होगा। अच्छा, ये दोनों ही जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं ये वन डायमेंशनल वेव प्रोपोगेशन है, दोनों ही में केवल एक ही डायरेक्शन में, यहां भी वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, यहां भी वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के हिसाब से हम वेव को वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल में ब्रेक कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में केवल वन डायमेंशनल वेव प्रोपोगेशन ही है। तो वेव को डिपेंडिंग अपॉन कितने डायरेक्शंस में वो वेव प्रोपोगेट हो रही है, वेव्स कैन बी 1D, waves can be 2D and waves can be 3D as well। एक बॉम्ब यहाँ फट जाता है तो उससे जो साउंड वेव पैदा होगी वो 3 डायमेंशनल, एक बल्ब जलता है तो उससे जो लाइट वेव्स निकलेंगी वो भी 3 डायमेंशनल होंगी। आर यू विद मी, पर हमारे सिलेबस में केवल 1 डायमेंशनल है, बस हम 2D और 3D वेव प्रोपोगेशन की कोई बात नहीं करेंगे। और ये दोनों जो एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पर बनाए हुए हैं ये 1 डायमेंशनल के एग्जाम्पल है। यू कैन से कि ये ट्रांसवर्स वेव 1 डायमेंशनल ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है, 1 डायमेंशनल ट्रांसवर्स वेव, 1 डायमेंशनल ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है स्ट्रिंग वेव।
वन डिमेंशनल ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है, और ये वन डिमेंशनल लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है, वन डिमेंशनल लॉन्गिट्यूडनल। तो देख रहे हो कितना आसान कर दिया है सिलेबस को, जितनी भी मुश्किलात हैं उसको पहले ही हटा दिया है, वो मैंने आपको पहले ही समझाया था। जो भी मुश्किल एरिया है, जो भी कॉम्प्लिकेटेड एरिया, उनको तो एनीवे पहले ही हटा दिया है, वीड आउट कर दिया है। अभी जो आसान चीजें बस वही बची है हमारे पास, वो भी हमें टफ लगती हैं, है ना। केवल वन डायमेंशनल की बात होगी, 2D 3D पर कभी कोई चर्चा ही नहीं होगी, 2D 3D पर कोई चर्चा नहीं होगी, केवल 1D की बात होगी, और केवल एक ही एग्जाम्पल की बात होगी, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव। तो मैंने कैरिकेचर बनाया, मैंने कैनवास बनाया है अभी, जिस पर मैं पेंटिंग करने वाला हूं, और अब मैंने आउटर बाउंड्रीज बना दी, इसके अंदर रहते रहते हम चीजों पर बात करेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको समझ में आया, पच गया है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ चल रहे हैं। वेव चैप्टर की जो सबसे मुश्किल, इनिशियली जो सबसे मुश्किल चीज है वो है वेव इक्वेशन, जो बहुत ही कम लोगों को समझ में आती है, वेव इक्वेशन। पर मैं आपको इतने आसानी से समझाऊंगा कि आप ऐसे ही समझ जाओगे, है ना, बिना कोई ज्यादा परेशानी लिए। वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन का क्या मतलब हुआ? वेव इक्वेशन का मतलब हुआ एक ऐसी इक्वेशन जो मुझे मीडियम पार्टिकल्स का डिस्टरबेंस किसी समय पर बता दे। तो वेव इक्वेशन बेसिकली क्या बताएगी, क्या बताएगी? वेव इक्वेशन मुझे किसी भी टाइम पर किसी मीडियम पार्टिकल का डिस्टरबेंस क्या है ये बताएगी। तो किसी मीडियम पार्टिकल का, कोई मीडियम पार्टिकल जो कहीं है, उस मीडियम पार्टिकल का किसी टी समय पर क्या डिस्टरबेंस है, वो वेव इक्वेशन बताएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, वेव जब प्रोपेगेट करती है किसी मीडियम में, तो मीडियम को, जैसे मैंने कहा, मीडियम की इलास्टिसिटी होनी चाहिए और मीडियम इनर्शिया होना चाहिए मीडियम का। इन दो बातों के अलावा एक और बात है जो मैं मान ले रहा हूं, जो कि प्रैक्टिकली ट्रू नहीं है। मैं मान ले रहा हूं कि मीडियम डैम्पिंग नहीं कर रहा है, मीडियम एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, मीडियम केवल एनर्जी को प्रोपेगेट करा रहा है, मीडियम एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो नो एनर्जी एब्जॉर्प्शन बाय द मीडियम, ये मैं मान ले रहा हूं, नो एनर्जी एब्जॉर्प्शन, नो एनर्जी एब्जॉर्प्शन बाय मीडियम, ये मैं मान ले रहा हूं, जो कि वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल उतना नहीं है, पर हम मान ले रहे हैं नो एनर्जी एब्जॉर्प्शन बाय मीडियम। अब चूंकि मीडियम एनर्जी लेगा ही नहीं, है ना, मीडियम एनर्जी लेगा ही नहीं, तो सोर्स जो डिस्टरबेंस पैदा करेगा, मीडियम उस डिस्टरबेंस को वैसा का वैसा ही फॉरवर्ड कर देगा, क्योंकि कोई एनर्जी तो ले नहीं रहा है, कोई एनर्जी तो ले नहीं रहा है। मैंने किताब दी फर्स्ट बच्चे को, ऐसा नहीं कि उसने 2 पन्ने फाड़ लिए फिर उसके बाद पीछे वाले बच्चे को ट्रांसफर किया, है ना, वो ले ही नहीं रहा है एनर्जी, तो उसने ऐसी कैसी किताब आगे वाले बच्चे को ट्रांसफर कर दी, ठीक है जी। तो इस एजम्पशन के बेसिस पर, या इसको एज्यूम करते हुए हम चल रहे हैं आगे, और उसके आधार पर हम इक्वेशंस की बात करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, खिंची हुई स्ट्रिंग है, और ये एक सोर्स है, ठीक है। ये एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, खिंची हुई स्ट्रिंग है, क्योंकि खिंची हुई स्ट्रिंग होगी तो ही उसमें इलास्टिसिटी होगी। सोच के देखो, अगर एक लूजेंड स्ट्रिंग होगी तो उसमें कोई इलास्टिसिटी तो होगी नहीं। तो एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है और ये है सोर्स। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये सोर्स केवल इस स्ट्रिंग का वो मीडियम, वो हिस्सा जो कि सोर्स के साथ कांटेक्ट में है, केवल उसी को डिस्टर्ब करेगा, ठीक। पर बाकी स्ट्रिंग के पार्टिकल्स का डिस्टर्बेंस कौन करेगा? स्ट्रिंग के खुद के पार्टिकल्स ही करेंगे। जैसे कि मैंने फर्स्ट बेंच वाले बच्चे को किताब दी, उसके बाद वो किताब आगे कैसे बढ़ी, वो एक दूसरे से बढ़ी है। तो मान लेते हैं मीडियम पार्टिकल्स को मैं अगर 1 2 3 4 नाम दे दूं, तो सोर्स तो केवल पार्टिकल 1 को डिस्टर्ब कर रहा है, बस सोर्स तो केवल पार्टिकल 1 को डिस्टर्ब कर रहा है। पार्टिकल 2 को कौन डिस्टर्ब कर रहा है? पार्टिकल 1। पार्टिकल 3 को कौन डिस्टर्ब कर रहा है? पार्टिकल 2। पार्टिकल 4 को कौन डिस्टर्ब कर रहा है? पार्टिकल 3। हेंस इसको अगर मैं शब्दों में रखना चाहूं तो ये हाइजेंस प्रिंसिपल है, एक्चुअली हाइजेंस प्रिंसिपल है, जो कि हमसे ऐसा कहता है कि ईच डिस्टर्ब्ड मीडियम पार्टिकल इटसेल्फ एक्ट एज अ सोर्स, वो खुद सोर्स की तरह काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टिकल 3 के लिए सोर्स कौन है? ये नहीं है, एस नहीं है, 2 है। पार्टिकल 3 के लिए सोर्स कौन है? तीसरी बेंच पर जो बच्चा बैठा है उसके लिए कौन, उसको किसने किताब दी? उसको दूसरी बेंच वाले बच्चे ने किताब दी, मैंने नहीं दी। आर यू विद मी? हेंस मैंने तो फर्स्ट वाले को किताब दी है, राइट। हेंस ईच मीडियम पार्टिकल एक्ट्स एज अ सोर्स, ईच मीडियम पार्टिकल acts as a source of disturbance, acts as a source of disturbance. Each medium particle acts as a source of disturbance, ठीक है, समझ में आती है आपको बात? करेक्ट है। Hence पार्टिकल 1 को तो सोर्स ने डिस्टर्ब किया, पर बाकी पार्टिकल्स को
बाकी पार्टिकल्स को उनके पीछे वाले पार्टिकल्स ने डिस्टर्ब किया है, ठीक। और चूंकि मीडियम कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, हेंस जैसा जैसा सोर्स का डिस्टर्बेंस होगा वैसा वैसा मीडियम का डिस्टर्बेंस होगा, जैसा सोर्स का डिस्टर्बेंस होगा वैसा मीडियम का डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। तो मैं सोर्स को ऐसे ऊपर नीचे मूव कर रहा हूं, मीडियम भी उसी तरीके से अकॉर्डिंगली मूव करेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? करेक्ट है। तो मान लेते हैं कि ये जो सोर्स है, इस सोर्स को मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं बाय अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ टी। वाई मतलब इसकी मीन पोजीशन से, सोर्स की खुद की मीन पोजीशन से किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये सोर्स कहां होगा, उसको मैंने वाई बोला, एक्स डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो मैं सोर्स का जो डिस्टर्बेंस फंक्शन है या जो सोर्स का फंक्शन है, दैट इज y इज इक्वल टू एफ टी। क्या ये y इज इक्वल टू एफ टी आप समझ पा रहे हैं? ये किसका फंक्शन है? सोर्स का फंक्शन है, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ टी, ठीक। और जो जैसा सोर्स डिस्टर्ब करेगा वैसे ही मीडियम पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे और आगे बढ़ेंगे। मान लेते हैं सोर्स से कुछ x दूरी पर मैं किसी एक मीडियम पार्टिकल की बात करता हूं, तो सोर्स से कुछ x दूरी पर ये कोई मीडियम पार्टिकल है p, जिसका लोकेशन सोर्स से x है, मतलब उस मीडियम पार्टिकल p की मेन पोजीशन सोर्स से x दूरी पर है। तो क्या ये p पार्टिकल भी सोर्स जैसा ही वाइब्रेट करेगा या ऑसिलेट करेगा? क्योंकि कोई एनर्जी तो एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, पर डिस्टर्बेंस को यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, है ना। एनर्जी चल रही है किसी वेलोसिटी, जो कि वेव वेलोसिटी है, किसी v वेलोसिटी से चल रही है। तो एनर्जी किसी v वेलोसिटी से चल रही है, तो जो डिस्टर्बेंस या जो बिहेवियर सोर्स का अभी है, क्या ये बिहेवियर इस पार्टिकल p का होगा कितने समय बाद, कितने टाइम बाद? अगर वेव कांस्टेंट v वेलोसिटी से चल रही है तो कितना समय लगेगा डिस्टर्बेंस को सोर्स से p तक पहुंचने में? वेव वेलोसिटी है अगर v, वेव वेलोसिटी कांस्टेंट है और v है, वेव वेलोसिटी मतलब जिस वेलोसिटी से वेव चल रही है वो वेव वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर v है तो डिस्टर्बेंस को, एनर्जी को x डिस्प्लेसमेंट करने में समय कितना लगेगा? तो एनर्जी को x डिस्प्लेसमेंट करने में समय लगेगा x बाय v। क्या आप यहां तक सहमत हैं? हेंस अभी अभी सोर्स का जो डिस्टर्बेंस हुआ है, क्या वो x बाय v टाइम बाद इस पॉइंट p का डिस्टर्बेंस होगा? अभी अभी फर्स्ट बच्चे का जो स्टेट है वो किताब ले रहा है, क्या यही स्टेट चौथी बेंच वाले बच्चे का भी होगा, पर थोड़े टाइम बाद, क्योंकि टाइम लगेगा ना बुक को वहां तक पहुंचने में। तो एनर्जी को यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय लगेगा, कितना समय लगेगा? x बाई वी समय लगेगा। इतने टाइम बाद पॉइंट p भी वैसा ही होगा, वैसा ही बिहेव कर रहा होगा जैसा अभी इस समय सोर्स बिहेव कर रहा है। ये बात आपको पच जानी चाहिए, ठीक, समझ में आ गया? अच्छा, तो अभी तो हम यहां से खड़े होकर वहां देख रहे थे, अब हम उल्टा कर लेते हैं, यहां से खड़े होकर वहां देखते हैं। दैट मीन्स अगर इस समय घड़ी में बज रहे हैं टी, अगर इस समय घड़ी में बज रहे हैं टी, तो किसी टी समय पर पॉइंट पी का बिहेवियर क्या सोर्स के टी माइनस एक्स बाई वी समय पर जो बिहेवियर था उसके जैसा होगा? सोच के देखो, टी टाइम पर पॉइंट पी का बिहेवियर क्या सोर्स का टी माइनस एक्स बाई वी, मतलब एक्स बाई वी टाइम पीछे सोर्स का जो बिहेवियर था, क्या उसके जैसा पॉइंट पी इस समय राइट नाउ बिहेव कर रहा होगा? टी समय पर पॉइंट पी का जो बिहेवियर है या टी समय पर पॉइंट पी का जो वाई डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये सोर्स के वाई डिस्प्लेसमेंट जैसा होगा एट टाइम टी माइनस एक्स बाई वी? आर यू विद मी? हेंस किसी टी समय पर इस पॉइंट पी का जो वाई डिस्प्लेसमेंट होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, उसको मैं लिख सकता हूं फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी। बस ये है मेन मुद्दा समझने का। ये समझ में अगर आपको आ गया तो आपको वेव इक्वेशन समझ में आ गया। किसी टी समय पर किसी मीडियम पार्टिकल का डिस्टर्बेंस सोर्स के टी माइनस एक्स बाई वी टाइम पर जो डिस्टर्बेंस था उसके जैसा होगा। क्या मेरी बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं जो सैटेलाइट टीवीज होते हैं, जो टीवी होते हैं, तो सीरियल है, कोई सीरियल ब्रॉडकास्ट होता है और वो ब्रॉडकास्ट होता है, फिर वो आपके घर तक डीटीएच या डायरेक्ट टू होम से पहुंचता है। तो मान लेते हैं कोई सीरियल 9 बजे शुरू होना है और जहां से ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वो कोई जगह जहां से वो बीम हो रहा है, जहां से ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ठीक है, वहां से आपके घर तक आने में मान लेते हैं सिग्नल को आधा मिनट लगता है। लेट अस इमेजिन आधा मिनट लगता है, ठीक है। तो एक टीवी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर है मान लेते हैं, और एक टीवी मेरे घर पर है ना। अगर मुझे 9 बजे वो सीरियल देखना है तो क्या ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर वो सिग्नल 9 बजने में आधा मिनट पहले ब्रॉडकास्ट कर देना होगा? दैट मीन्स अभी मेरे घर में जो टीवी है उसमें मुझे जो दिखाई दे रहा है, क्या वो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर जो टीवी है उसमें आधा मिनट पहले जो दिखाई दे रहा था, क्या वही है? क्या मुझे जो अभी दिख रहा है, क्या दैट इज सेम एज जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर हाफ मिनट पहले उस टीवी पर जो दिख रहा होगा, क्या वही मुझे अभी अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है? क्योंकि हाफ मिनट इज द टाइम लैग, हाफ मिनट इज द टाइम लैग। लाइकवाइज एक्स बाई वी इज द टाइम लैग।
हेंस अभी t समय पर p का जो सिचुएशन है वो सोर्स की t माइनस एक्स बाई वी पर जो सिचुएशन थी वैसा ही होगा। t समय पर जो इस पॉइंट p का जो सिचुएशन है वो t माइनस एक्स बाई वी पर सोर्स की सिचुएशन जैसा होगा। बस इतनी सी बात से हमने वेव इक्वेशन बना ली, हमने तो जान ही निकाल दी, हमने वेव इक्वेशन बना। अब इसको हम वेव इक्वेशन बोलते हैं और ये वेव इक्वेशन बड़ा पावरफुल टूल है क्योंकि ये वेव इक्वेशन हमें देखो क्या बता रहा है। ये वेव इक्वेशन हमें सोर्स से x दूरी पर किसी t टाइम पर मीडियम पार्टिकल का y डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बता रहा है। सोर्स से x दूरी पर, सोर्स से x डिस्टेंस पर या x लोकेशन पर किसी t टाइम पर मीडियम पार्टिकल का y डिस्प्लेसमेंट जो होगा क्या वो ये इक्वेशन बता रही। बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन है, तीन वेरिएबल को जोड़ रही है, y, t और x, है ना। हमने जितनी भी इक्वेशन अब तक देखी है फिजिक्स में वो दो ही वेरिएबल जोड़ती हैं, ये इक्वेशन तीन वेरिएबल जोड़ रही है, बड़ी मजेदार है। इसमें तीन वेरिएबल हैं, y जो कि y डिस्प्लेसमेंट है, t जो कि टाइम है एंड x जो कि लोकेशन है, राइट। Hence y is equal to f of t minus x by v becomes the equation for a wave which is propagating in positive x direction, for a wave which is propagating in positive x direction। ये किसकी इक्वेशन है? wave propagating in positive x direction। वहीं अगर कोई वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही होती और मैं एक्स को एक्स कोऑर्डिनेट की तरह लेता, एक्स को तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता, तो क्या आप समझ रहे हैं यहां पर मैं t प्लस एक्स बाई वी लिखता क्योंकि x अपने आप में नेगेटिव होता। हेंस अगर मैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ t प्लस एक्स बाई वी लिखूं तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, बोलो फटाफट। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी एक ऐसी वेव को जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ t प्लस एक्स बाई वी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसी वेव को वेव प्रोपोगेटिंग इन किस डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसी वेव को जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये पच रहा है आपको। अभी इसमें मुझे और भी बात करनी है पर अभी नहीं करूंगा, नेक्स्ट क्लास में उस पर और बात करूंगा इस पर, है ना भी, सो दैट तब तक आप इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर लें, समझ लें। यही बस थोड़ा सा इनिशियल हर्डल है जिसकी वजह से वेव थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि शुरू होते ही इस तरह की बातें इसमें होने लगती हैं तो फिर बच्चे को लगता है कि यार ये टॉपिक तो मुझे समझ में नहीं आएगा, जबकि ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। थोड़ा भी आप ध्यान से भी अगर आपने सुन ली होगी बात तो आपको खट से गले उतर गई होगी। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में मिलते हैं, फिर हम इसको और आगे डाइसेक्ट करेंगे और आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।